रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नज़र पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी की चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा पवन, तूने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू मिताली से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब वह अकेली कहाँ जाएगी। चाचा जी ने धीरे से अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी, गला भर आया था। मैं बस ऐसे ही चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे समक्ष एक और चाचा जी का निर्णय था, दूसरी ओर मेरा प्यार। मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि मेरे जीवन का अगला मोड़ क्या होगा और कैसा होगा, यह मैं नहीं जानता। आज जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे सामने आ खड़ा हुआ जिसमें मुझे अपने परिवार के प्रति और अपने प्यार के प्रति किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का प्रथम पड़ाव यानी कि मेरा बचपन काफी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। चूंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए मेरी वृद्धा दादी हमारे साथ रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह और प्यार मिला। पटना के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया। पढ़ाई में मेरी विशेष रुचि थी और शुरू से ही मैं मेधावी रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, गायन आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ बाप का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा, इसलिए सभी क्षेत्रों में अच्छा कर मैं परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। मेरे जीवन पथ में अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की न तो बुद्धि थी न ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे ढांढस बंधाया और अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के घर मुझे ले गई। मैं चाचा चाची के साथ जमशेदपुर में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा पीयूष था, वह मुझसे 2 साल छोटा था। चाची जी ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा। मेरी चाची मेरे रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने की सभी की व्यवस्था देखती, लेकिन मेरे और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा सा फर्क रहता। जैसे चाची मुझसे बचाकर पीयूष को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन पीयूष मेरे लाख मना करने पर भी उसे मुझसे शेयर करता रहता। मैं उनके इस स्वभाव को नज़रअंदाज करता रहता और दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दे दिया और अच्छे स्कूल में नाम भी तो लिखवाया है। मेरी दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रही, किंतु वे मम्मी पापा के आकस्मिक निधन से अंदर से टूट चुकी थी। उनके जाने के 2 वर्ष बाद वे भी चली गई। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते रहते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। फिर बीकॉम करने के बाद बैंक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति जमशेदपुर में ही हुई तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी। पीयूष ने बेंगलोर से MBA किया। वहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। हम सभी उससे काफ़ी खुश थे। उसने जल्दी ही अपनी जूनियर मिताली से शादी भी कर ली। शादी के बाद पीयूष और मिताली बेंगलोर वापस लौट गए। पीयूष की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा। उसी दौरान कविता ने कब इस जगह में अपनी जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। कविता मेरी ही बस से आती जाती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य कविता विशाल हृदय मालूम होती है, क्योंकि हमेशा ही सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट दे देती थी। मुझे उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वे मेरे स्वभाव से मेल खाती। हम दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के लिए जगह रख साथ ही आने जाने लगे। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था।
मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता, किंतु चाहकर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही मालूम होती, क्योंकि उसकी आंखों में चाहत समर्पण दिखाई तो देता, किंतु शर्मो हया के बंधन भी उससे जकड़े हुए थे। मैं अपने विवाह के लिए चाची से चर्चा करना तो चाहता था, किंतु झिझक महसूस हुई। कई बार पीयूष से मदद लेने का विचार आया, किंतु वह अपनी नौकरी और गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उसे चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा उसका हमारे पास आना जाना भी एवं सीमित समय के लिए हो पाता। उस दौरान मेरा संकोची स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। मिताली के गर्भवती होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। 5 माह का गर्भ हो चुका था। चाची बड़े लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती। नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण मिताली से थोड़ा दूर दूर ही रहता। हम दोनों में कभी कभी ही कुछ बात होती। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक पीयूष का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। मिताली तो पत्थर की मूर्त सी बन गई थी। हम सभी यंत्रवत अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नजरें चुराते मालूम होते। जीवन जैसी बेरंग हो गया। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर मेरे मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा चाची मिताली से विवाह करने की बात पर मेरा जवाब सुनना चाह रहे। वे मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज मिताली के साथ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। कल जब मैं अपने माता पिता से बिछुड़कर चाचा चाची के सामने सहारे की उम्मीद लिए खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मेरा जाने क्या होता। सत्य है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा यदि मेरी जान मांग लेते तो मैं बिना सोचे विचारे सहर्ष दे देता, किंतु चाचा ने मिताली से विवाह का प्रस्ताव रख मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, मिताली को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहते हुए चाचा रो पड़े। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी स्वयं को संभालिए, जो निराश होने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। मैं नहीं जानता था कि आप लोग मिताली के पुनर्विवाह हेतु विचार कर रहे हैं। दरअसल मेरा मित्र पंकज अपने विदुर भैया प्रसून के लिए मुझसे मिताली का हाथ मांग रहा था, किंतु मैं उसके प्रस्ताव पर विफल पड़ा कि अभी बेचारी पीयूष के गम से उबर भी नहीं पाई। उसका बच्चा मिताली के गर्भ में है, ऐसे में उसे और कहीं शादी करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त, गंभीरता से विचार कर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु वह हो चुका है तो अब उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। मेरी भाभी बेटे के जन्म के साथ चल बसी। आज बेटा 1.5 साल का हो गया। मेरी माँ बेटे प्रखर का पालन पोषण करती है, किंतु वे बूढ़ी और बीमार हैं। भैया दूसरी शादी करने के लिए इसलिए मना करते हैं, उनके जान से प्यारे प्रखर के साथ बुरा व्यवहार किया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही सिचुएशन मिताली के सामने भी आ खड़ी हुई है। वह बेचारी जिंदगी किसके सहारे निकालेगी। उसने मुझे विस्तार से समझाते हुए कहा, देख दोस्त, मेरे भैया और मिताली दोनों संयोगवश अपने जीवन साथियों से बिछड़कर आधे अधूरे रह गए हैं। हम दोनों को मिलाकर उनके जीवन को सरल एवं सफल बनाएं, यही उचित होगा। मैंने बहुत सोच विचार के बाद ही यह प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा है। दोनों एक दूसरे के बच्चों को अपनाकर जीवन साथी बन जाए, इसी में दोनों का सुख है। जो घटित हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, किंतु भविष्य को सुधारा तो जा सकता है। गंभीरता से विचार करने पर मुझे भी पंकज का प्रस्ताव उचित लगा, किंतु आप लोगों से इस बारे में चर्चा करने का साहस मुझ में नहीं। आज आपने जिक्र किया तो कहने का साहस जुटा पाया। चाचा मेरी बात शांति से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, क्योंकि अब वे संतुष्ट नजर आ रहे थे। चाची जी, जो अब तक पर्दे की ओट में हमारी बातें सुन रही थी, लपक कर हमारे सामने आ खड़ी हुई और अधीरता से बोली, बेटा कैसे हैं पंकज के भैया, क्या करते हैं, उनकी उम्र क्या है और क्या तू उनसे मिला है। मैंने उनको पलंग पर बैठाते हुए कहा, चाची जी पहले आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सब बताता हूँ। बड़े नेक और संस्कारवान इंसान हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और मेरी ही उम्र के होंगे, क्योंकि पंकज से 2 साल ही बड़े हैं। पंकज मुझसे लगभग 2 साल ही छोटा है। वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसी के बाद निर्णय लीजिएगा। मैं तो मिताली को देखकर चिंतित हो जाता हूँ, समझ नहीं पाता कि वह इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं। बेटा तू चिंता न कर, उसे विवाह के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना होगा। विवाह होने से वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी, जिसका प्रभाव घर पर सकारात्मक पड़ेगा। बेटा वह स्वयं अकेली है और असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ। यदि उसे सहारा मिल जाएगा
तब उसे दुनिया और जीवन प्रकाशमान लगने लगेगा। हम सबके सहयोग और प्रोत्साहन से वह सामान्य जीवन के प्रति अग्रसर हो जाएगी, चाची ने समझाते हुए कहा। फिर चाची 2 मिनट बाद बोली, बेटा पवन मिताली की शादी के बाद हम तेरी शादी भी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ मिताली के संबंध में ही सोचना चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ी विपदा उस पर आ पड़ी है। हाँ बेटा, बहुत दुख लगता है उसे यूं मूर्त बना देखकर, लेकिन तेरी जिम्मेदारी भी तो पूरा करना चाहती हूँ। कोई नज़र में हो तो बता देना, कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सिर सहला दिया। मैं कविता को याद कर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। प्रसन्न भैया के साथ मिताली की शादी कर दी गई। उनके प्यार, संरक्षण एवं हम सभी के स्नेह, सहयोग और प्रोत्साहन से मिताली ने स्वयं को संभाल लिया। समय से उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो हम सभी का सारा संसार गुलजार महसूस होने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिताली अब खुश रहने लगी। बच्ची के नामकरण हेतु घर में चर्चा होने लगी तो मैंने कहा, प्रसन्न भैया, आपने बेटे का नाम प्रखर बहुत प्यारा एवं सारगर्भित रखा है, उसी तरह बेटी का नाम आप ही बताएं। प्रसन्न भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी का नाम होगा पीयूषा, जो है पीयूष की निशानी, किंतु दुनिया उसे मेरी निशानी के रूप में पहचानेगी। फिर प्यार से उन्होंने मिताली की ओर देखा। मिताली उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी, मानो कह रही हो कि मैं आपको पाकर धन्य हो गई।